नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष ओझा। ये बजट नहीं आशा, उम्मीदें पूरी हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बजट के बाद हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान पंकज मखपाल जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सर, सबसे पहले हम बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि बजट कैसा रहा और किसके हिस्से क्या आया? आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, बजट जो है वो अच्छा बजट है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, उसको ध्यान में रखते हुए सभी आय वर्ग के लोगों को और समाज के सभी लोगों को इसमें कंसिडर किया गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ओवरऑल, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि एक अच्छा बजट है। लेकिन यदि हम बात करें पर्सनल फाइनेंस के एंगल से और टैक्स प्लानिंग के एंगल से, तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा है, बट कुछ कुछ मिसिंग भी है। अ, सबसे पहले सर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। काफ़ी उम्मीदें थी। तो बजट के बाद आपको क्या लगता है इंडस्ट्री को किस तरह बूस्ट मिलेगा और ये इंडस्ट्री के लिए किस तरह का बजट है? देखिए, अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अ, यहाँ पर यदि बात की जाए क्या इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वजह यह है कि उम्मीद की जा रही थी कि 80C की लिमिट बढ़ा दी जाएगी, जिससे कम से जी, कम टैक्स सेविंग के नाम पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे जी, ईएलएसएस में, तो उससे एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट और आएगा। या हम तो ये कोशिश कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि ईएलएसएस को अलग से बेनिफिट मिले 80C के अलावा। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर जो ओल्ड टैक्स रिजिम है, उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो 80C के लिमिट बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है, या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन के लिए ऐसी कोई बात यहाँ पर हुई नहीं है। उसके अलावा एक जी, बात ये भी चल रही थी कि जिस तरह से ईएलएसएस है, वैसे ही डेट ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं, उस पर भी कुछ टैक्स बेनिफिट मिले कि इक्विटी लिंक की जगह पर के साथ साथ डेट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम इस तरह की लॉन्च हो। लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं। और एक बात और मैं बोलता हूं कि अभी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जो है, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। उसको अभी जी। 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। और साथ ही जो मंथली इनकम स्कीम है, उसकी लिमिट भी इंडिविजुअल अकाउंट के लिए 4.5 से बढ़ाकर 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट को 9 लाख से 18 लाख कर दिया। तो अभी क्या होता था कि डेट म्यूचुअल फंड्स में काफी सीनियर सिटीजन भी इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां से एसडब्ल्यूपी कर रहे थे, या बाकी निवेशक भी। लेकिन अब क्योंकि आपकी गारंटीड स्कीम में एक तो रिटर्न्स भी अच्छे हैं इस वक्त पर देखा जाए स्पेशली, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं और ऊपर से बिल्कुल। आपकी लिमिट बढ़ गई है। तो इसका भी थोड़ा सा डिस्करेजमेंट होगा मेरे हिसाब से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। सर, बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी हम इस पे भी चाहेंगे कि बजट के बाद इन्वेस्टर, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अब किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अपने निवेश को और अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर को हमेशा असेट एलोकेशन में ध्यान देना चाहिए। पोर्टफोलियो में सभी तरह के एसेट्स हों। हमने देखा कि पीछे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे पिछले 2-3 साल से, लेकिन अब अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़े और उसका फायदा मिल रहा है। इक्विटी में वॉलेटिलिटी है, सोने में अच्छे आउटलुक दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर मल्टी असेट फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए या अपने पोर्टफोलियो में सभी तरह के एसेट्स हों, तो बेहतर होगा। और म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मेरे हिसाब से इस वक्त पर वो अच्छी कैटेगरी है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी क्विक रिस्पॉन्स के लिए बजट पे।